और बड़ी खबर इस वक्त सीधे श्रीनगर से सामने आ रही है। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी ने पुलिस पर भी फायरिंग उल्टी की और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से सीधे आप देख रहे हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और आतंकी ने पुलिसकर्मी पर भी फायरिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से सामने आ रही है। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। और वहीं यूपी के रायबरेली में पिता ने किया बेटी का कत्ल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक आदमी ने बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों महिलाओं को फोन पर परेशान करने वाले बदमाश रावेंद्र कुमार मौर्य को कौशाम्बी पुलिस ने धर दबोचा। आरोप है कि ये शख्स फोन पर यूपी के 36 जिलों की महिलाओं से अश्लील बातें करता था और उन्हें मारने की धमकी देता था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान इनामी बदमाश मोहित कश्यप गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के पास तमंचा और कैश बरामद किया गया है। इस बीच रूस की करेंसी रूबल ने डॉलर के मुकाबले मजबूती का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह कि यूक्रेन की जंग के कारण रूस बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। यहां तक कि रूस के बैंकों को तो बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर किया जा चुका है। इसके अलावा दुनिया भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बैन अलग, लेकिन पुतिन के अर्थशास्त्र के सामने दुनिया की सभी महाशक्तियों का गणित औंधे मुंह गिरा। 2 महीने में पुतिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आए। अमेरिका ने रूस की 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को फ्रीज किया हुआ है, लेकिन रूस फिर भी बेफिक्र है। रूस की गैस के ग्राहक नए सप्लायर खोजने में लगे हैं, लेकिन रूस को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पूरे यूरोप और अमेरिका ने रूस से कोयले की खरीद पर बैन लगा दिया है, लेकिन पुतिन अपनी धुन में मस्त हैं। रूस तक पहुंचने वाली उड़ानों पर आधी दुनिया की रोक है। बड़ी बड़ी ताकतें रूस से दूरी बना रही हैं, लेकिन रूस की करेंसी रूबल मजबूती के रिकॉर्ड बना रही है। और खबर है कि कुछ घंटे पहले कारोबार के दौरान रूबल उस स्तर पर पहुंच गया जहां कोरोना संकट से पहले हुआ करता था। कारोबार के दौरान $1 की कीमत 64 रूबल तक पहुंच गई। पिछले 2 महीने में दुनिया की कोई भी करेंसी इतनी मजबूत नहीं हुई जितनी मजबूत रूस की करेंसी रूबल हुई। 7 मार्च को $1 137 रूबल में मिल रहा था। ये 7 मार्च का आंकड़ा है, मतलब ठीक 2 महीने पहले का, और अब ये 64 रूबल में मिल रहा है। जितने रूबल खर्च करने पर केवल $1 मिल रहा था, उतने ही रूबल में अब $2 मिल रहे हैं। ये मजबूती ऐसी है कि जैसे रूस के लोगों का पैसा 2 महीने में दुगना हो गया। जबकि जंग छिड़ने के दिन डॉलर की कीमत 81 रूबल थी और अब 64 रूबल है। यानी जंग से पहले जिस हालत में रूस की करेंसी थी, जंग के 2 महीने बाद उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अर्थशास्त्र ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि आर्थिक प्रतिबंधों से उनके देश की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जंग के बाद तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन रूबल की कमजोरी का मजाक तक उड़ाने लगे थे, लेकिन जंग के केवल 2 महीने बाद रूस ने मजाक उड़ाने वालों पर पलटवार कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन तो हर बार दावा कर रहे थे कि आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस घुटनों पर आ जाएगा। 1 ruble is now worth less than 1 American penny. लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। कमजोर होने के बजाय रूस और रूबल मजबूत हो गए। रूस ने दुनिया के सामने एक ऐसा सिस्टम पेश किया जिसमें मुनाफा कमाने के लिए डॉलर की जरूरत ही न पड़े। उल्टा रूस पर प्रतिबंध लगाने की कीमत अमेरिका भुगत रहा है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई बाइडेन की सबसे बड़ी चिंता है, खासतौर पर तब जब 2 महीने में बाइडेन को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है। हालात काबू में करने के लिए वहां ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान भी हो चुका है। हालांकि इससे कितना असर होगा यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन रूबल को पटरी पर लाने में सबसे बड़ा जादू गोल्ड के भंडार ने किया। सदियों पहले पूरी दुनिया में व्यापार गोल्ड के जरिए ही होता था और रूबल को पटरी पर लाने के लिए रूस ने सोने का ही इस्तेमाल किया। जब मार्च में रूबल की ऐतिहासिक गिरावट के वक्त रूस के बैंकों ने तय कीमत पर बिना मोल भाव के गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दुनिया भर में यह संदेश दिया गया कि रूस गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ लौट रहा है। गोल्ड स्टैंडर्ड एक तरह की बैंकिंग की नीति है जिसमें सोने से उस देश की करेंसी को जोड़ा जाता है। होता यह है कि देश में जितना बड़ा सोने का भंडार होता है, उसके एक तय हिस्से के बराबर उस देश में करेंसी छापी जाती है। मतलब यह कि रूस रूबल को मजबूत करने के लिए उसे अपने सोने के भंडार से जोड़ने की कोशिश में लग गया। अहम यह है कि केवल कच्चे तेल या नेचुरल गैस का ही नहीं, सोने का भी रूस में बहुत बड़ा भंडार है। दुनिया में सोने का हर साल जितना भी खनन होता है, उनमें 10% रूस में ही होता है। जनवरी 2022 तक रूस के पास 2300 टन सोना था, जो दुनिया भर में 5वां सबसे बड़ा भंडार है।
और सोने की इसी ताकत का इस्तेमाल रूस ने रूबल को पटरी पर लाने में किया। सीधा मतलब ये कि जब सोने का भंडार बहुत बड़ा है जो खत्म होने वाला नहीं है, तो फिर रूबल कमजोर कैसे होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूबल को देखने का लोगों का नजरिया बदल गया। रूस के बैंकों ने सोना खरीदकर कमरतोड़ महंगाई के दौरान अपने देश के लोगों की मदद भी कर दी। इसी के साथ रूस के लोगों का भरोसा भी उन्होंने जीत लिया। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ लौटने का रूस ने कभी औपचारिक ऐलान नहीं किया, केवल ये कहा था कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन रूस के नेताओं के इतने से बयान ने ही रूबल की किस्मत को पलट कर रख दिया। पुतिन का एक और फॉर्मूला इस रेस में सुपरहिट साबित हुआ, वो था रूबल फॉर गैस। यूरोप के देशों को साफ कह दिया गया कि गैस और तेल की पेमेंट रूस केवल रूबल में ही स्वीकार करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सप्लाई रोकी जा सकती है। पहले तो उनकी बात को यूरोप के देशों ने भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब पोलैंड और बल्गेरिया की गैस की सप्लाई बंद हुई तो सबके होश ठिकाने आ गए। पता चला है कि यूरोप के ज्यादातर देश अब रूबल में पेमेंट करने पर सहमत हो चुके हैं। जिनके पास रूबल नहीं है वो रूस के बैंकों में खाता खुलवा रहे हैं ताकि रूबल में पेमेंट करना मुमकिन हो सके। ये वही बैंक हैं जिन पर यूरोप और अमेरिका बैन लगा चुके हैं। मतलब ये कि एक तीर से दो निशाने साध लिए गए, रूबल भी हिट और रूस के बैंक प्रतिबंधों के बावजूद सुपर हिट। रूस के इसी जाल में यूरोप के देश ऐसा फंसे हैं कि चाहकर भी निकल नहीं पा रहे। अब तो यूरोपियन यूनियन का एक प्रस्ताव बड़े विवाद की वजह बन गया। प्रस्ताव रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट पूरी तरह बंद करने से जुड़ा है, लेकिन यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो खुलकर इस प्रस्ताव के विरोध में आ गए हैं, जिनमें सबसे नया नाम हंगरी का है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने इस तरह के प्रस्ताव को अर्थव्यवस्था के लिए परमाणु हमले जैसा कह दिया। मतलब ये कि वो खुलकर यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि केवल रूस को सजा देने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं किया जा सकता। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि रूस के तेल और गैस पर बैन लगाने के लिए उन्हें 5 साल का वक्त चाहिए। जब यूरोपियन यूनियन ने अपने सदस्य देशों पर रूस पर बैन के लिए दबाव बनाया, तब हंगरी जैसे देश का सब्र जवाब दे गया। ऐसे में पुतिन यूरोप के दो फाड़ करने में कामयाब रहे। हंगरी इस कतार में अकेला नहीं है। इटली और स्लोवाकिया पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध कर चुके हैं। उन्हें यह कदम उठाने के लिए अभी 2 साल चाहिए, जबकि ऑस्ट्रिया की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो अभी पूरी तरह बैन लगाने की हालत में नहीं है। पता यह भी चला है कि रूस के इंपोर्ट पर बैन लगाकर यूरोप के लिए गैस करीब 30% तक महंगी हो सकती है। और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में LIC बिल्डिंग में आग लग गई है। सांता क्रूज इलाके में ये इमारत स्थित है जहां पर आग लगी है और मौके पर 8 दमकल की गाड़ियां भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी हैं ताकि आग पर किसी भी तरीके से काबू पाया जा सके। मुंबई में LIC बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। सांता क्रूज इलाका है जहां पर ये इमारत स्थित है और फिलहाल 8 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद है ताकि आग को बुझाया जा सके। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं।